हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज की वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं का पार्ट 1 है। महासागरीय धाराएं आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। इनके क्वेश्चन आगे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उनके बारे में जानकारी लेना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है वह है महासागरीय धाराएं। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना। शुरू करते हैं। धाराएं, महासागरीय धाराएं क्या होती है? महासागरीय सतह से जल का निश्चित दिशा और लंबी दूरी तक प्रभावित होना क्या कहलाता है? महासागरीय धाराएं कहलाता है। महासागरीय सतह जल का निश्चित दिशा में और लंबी दूरी तक प्रभावित होना क्या कहलाता है? धाराएं कहलाती है दोस्तों। समझ में आ गया? अब दोस्तों महासागरीय धाराएं जो है इसके उत्पत्ति के कारण, जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति के क्या कारण है? 5 कारण है दोस्तों। प्रमुख 5 कारण है महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के। 5 प्रमुख कारण है, वो हम डिटेल से जानेंगे। उसमें हमारा पहला कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति, इसे परिक्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति दोस्तों सर्वाधिक उत्तरदायी कारण यही है दोस्तों। कौन सा? पृथ्वी की घूर्णन गति, यही है सर्वाधिक उत्तरदायी कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का। सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन रात का होना भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है दोस्तों। और पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना भी घूर्णन गति के कारण होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना भी दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। अब दोस्तों, और पृथ्वी की घूर्णन गति से ही महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हुई है। समझ में आ गया? पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, आपको पता रहना चाहिए कि जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जो महासागरीय जो जल है, क्या है? जो महासागरीय जो जल है वो जब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इससे पृथ्वी जब घूमती है उससे विपरीत घूमता है तो विषुवत-रेखीय धाराएं बनती है। कब? जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जो महासागरीय जो जल है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। विपरीत, पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उससे विपरीत घूमता है महासागरीय जल। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जब महासागरीय जल पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है तो कौन सी रेखा का उत्पन्न होती है? जब विषुवत-रेखीय धारा बनती है। समझ में आ गया? और जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यहाँ भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये याद रहना जरूरी कि जो पृथ्वी है ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, परंतु जो महासागरीय जल है वो चेंज हो जाता है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जो महासागरीय जो जल है ये जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है दोस्तों, यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है महासागरीय जल और यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। जैसे पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, वैसे ही महासागरीय जल भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। पृथ्वी के सेम टू सेम। जब पृथ्वी की जैसे ही घूमेगा महासागरीय जल तो प्रति विषुवत धारा का निर्माण होता है। कौन सी धारा बनती है? प्रति विषुवत धारा बनती है दोस्तों जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जो महासागरीय जल ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है दोस्तों। समझ में आ गया? जो महासागरीय धारा ये धाराओं महासागरीय सतह जल का निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक प्रभावित होना क्या कहलाता है? महासागरीय
धाराएं कहलाता है। उत्पत्ति के कारण है दोस्तों, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के 5 कारण है प्रमुख। उसमें से पहला है पृथ्वी की घूर्णन गति से परिक्रमण गति भी कहते हैं दोस्तों। हमने जो महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति का पहला कारण है वो हम देख लिए हैं। अब जो हमारा दूसरा कारण है वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों दूसरा है लवणता। किसी भी महासागर में दोस्तों लवणता अधिक होगी और घनत्व भी अधिक होगा और महासागरीय जल भारी होगा। लवणता अधिक होगी किसी भी महासागर में तो घनत्व भी अधिक होगा और घनत्व अधिक होगा तो महासागरीय जल भी भारी होगा दोस्तों। और इसके विपरीत अगर किसी भी महासागर में लवणता कम होगी और लवणता कम होगी और घनत्व भी कम होगा और महासागरीय जल भी हल्का होगा, मतलब कि लवणता कम होगी तो घनत्व भी कम होगा, घनत्व कम होगा तो महासागरीय जल भी हल्का होगा। तो जो महासागरीय जल है हल्का, महासागरीय जल है जो हल्का है वो जब महासागरीय जल भारी जल की, जब हल्का जल भारी जल की तरफ गति करता है तो महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। जब किसी महासागर में अगर लवणता अधिक होगी घनत्व अधिक होगा और जब महासागरीय जल भारी होगा। और इसके विपरीत किसी महासागर में लवणता कम होगी घनत्व भी कम होगा और महासागरीय जल हल्का होगा। तो जब जो महासागरीय जल जो हल्का जल है वो भारी जल की तरफ गति करेगा तो धाराओं का निर्माण होता है। अब देखते हैं दोस्तों लवणता कहाँ अधिक होती है। तो दोस्तों लवणता अधिक कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास होती है। क्या होती है? जो लवणता अधिक दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास होती है। क्यों होती है? किसका कारण क्यों है? वाष्पीकरण अधिक होने के कारण और वर्षा कम होने के कारण, वाष्पीकरण अधिक होने के कारण और वर्षा कम होने के कारण दोस्तों मकर रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के पास लवणता अधिक होती है। समझ में आ गया? और लवणता कम कौन से स्थान पे होती है? लवणता कम दोस्तों विषुवत रेखा के पास में और ध्रुवों के आसपास में, विषुवत रेखा और ध्रुवों के आसपास में दोस्तों लवणता कम होती है। क्यों होती है? विषुवत रेखा के पास इसलिए होती है वहां तापमान ज्यादा होता है और वर्षा अधिक, तापमान ज्यादा होता है तो वर्षा अधिक होती है, इसलिए विषुवत रेखा के आसपास लवणता कम होती है। और ध्रुवों के आसपास लवणता कम क्यों होती है? ध्रुवों के पास हिम के आसपास लवणता इसलिए कम होती है, हिम के पिघलने से शुद्ध जल की अधिकता के कारण दोस्तों ध्रुवों के आसपास लवणता कम होती है। समझ में आ गया? लवणता किसी भी महासागर में दोस्तों फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा कारण है लवणता उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी महासागर में अगर लवणता अधिक होगी तो घनत्व भी अधिक होगा, अगर घनत्व भी अधिक होगा तो महासागर जल भारी होगा। समझ में आ गया? अब इसके विपरीत चलते हैं। किसी भी महासागर में अगर लवणता कम होगी और घनत्व भी कम होगा तो महासागर जल हल्का होगा। जो महासागर जल है हल्का, महासागर जल हल्का है वह महासागर जल भारी जल की तरफ गति करेगा तो धाराओं का निर्माण होगा दोस्तों। समझ में आ गया? लवणता अब है दोस्तों लवणता अधिक कहाँ होती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास लवणता अधिक होती है। क्यों होती है? वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम होती है। वहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम होती है, इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के पास लवणता अधिक होती है। और लवणता कम कहाँ होती है? तो लवणता कम विषुवत रेखा और ध्रुवों के आसपास दोस्तों लवणता कम होती है। विषुवत रेखा के पास वर्षा तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए लवणता कम होती है दोस्तों विषुवत रेखा के पास। ध्रुवों
ध्रुव में हिम के पिघलने से शुद्ध जल की अधिकता के कारण ध्रुवों के आसपास लवणता कम होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा कारण लवणता। दोस्तों लवणता ये भी कारण दोस्तों जिससे महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। अब दोस्तों तीसरा है घनत्व। अगर किसी भी महासागर में दोस्तों किसी भी जगह पर लवणता अधिक होगी और अधिक घनत्व होगा और महासागरीय जल भारी होगा, मतलब दोस्तों किसी भी जगह पर अगर किसी महासागर में किसी भी जगह पर अगर लवणता अधिक होगी तो अधिक घनत्व होगा, अगर अधिक घनत्व होगा तो क्या होगा, महासागरीय जल भारी होगा। दोस्तों समझ में आ गया। और किसी भी जगह पर लवणता कम होगी, यहाँ लवणता अधिक होगी और यहाँ लवणता अगर कम होगी तो घनत्व भी कम होगा। अगर घनत्व भी कम होगा तो महासागरीय जल जो महासागरीय जल है वह हल्का होगा। समझ में आ गया दोस्तों। जो महासागरीय जल हल्का है वह जो हल्का जल है वह भारी जल की तरफ जो हल्का जल है हमारा महासागरीय हल्का जल है वो भारी जल की तरफ गति करेगा तो दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होगी। क्या होगी, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होगी दोस्तों। कब, जब हल्का जल भारी जल की तरफ गति करेगा। दोस्तों समझ में आ गया। इसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी महासागर में किसी भी जगह पर अगर लवणता अधिक होगी और अधिक घनत्व होगा और महासागरीय जल भारी होगा। दोस्तों किसी भी स्थान पर लवणता कम होगी, घनत्व कम होगा और महासागरीय जल हल्का होगा। तो दोस्तों जो महासागरीय जल जो हल्का जल है वो भारी जल की तरफ जब गति करेगा तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होगी। दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों कि घनत्व से भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। दोस्तों समझ में आ गया। अब अगला है तापमान से भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। दोस्तों जैसे जब किसी भी महासागर में किसी भी जगह पर अगर तापमान अधिक होगा तो घनत्व कम होगा। किसी भी स्थान पर अगर तापमान अधिक होगा तो घनत्व कम होगा। दोस्तों अगर घनत्व कम होगा तो महासागरीय जल हल्का होगा। क्या होगा, महासागरीय जल हल्का होगा। दोस्तों और इसके अपोजिट अगर इसके किसी महासागर में किसी भी स्थान पर दोस्तों अगर तापमान कम होगा और घनत्व ज्यादा होगा और महासागरीय जल भारी होगा तो दोस्तों जो भारी जल है जो हल्का जल है वो भारी जल की तरफ जब गति करेगा तो महासागरीय जल की उत्पत्ति होगी। दोस्तों फिर से समझो, अच्छे समझो दोस्तों। जब किसी भी महासागर में किसी भी स्थान पर अगर तापमान अधिक होगा तो तापमान अधिक होगा और घनत्व कम होगा और महासागरीय जल हल्का होगा। दोस्तों और किसी और स्थान पर किसी महासागर में किसी स्थान पर अगर तापमान कम होगा, घनत्व ज्यादा होगा, महासागरीय जल भारी होगा। तो दोस्तों जो हल्का जल है वो भारी जल की तरफ जब गति करेगा तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होगी। दोस्तों तीसरा कारण था घनत्व और चौथा कारण था तापमान। समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों पांचवा है प्रचलित पौने। प्रचलित पौने को दोस्तों स्थायी पौने भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी पौने कहते हैं दोस्तों प्रचलित पौने को। इनमें स्थायी पौनों में ध्रुवीय पौने, पछुआ पौने और व्यापारिक पौने आती है। दोस्तों स्थायी पौने में क्या कौन सी पौने आती है, ध्रुवीय पौने, पछुआ पौने और व्यापारिक पौने दोस्तों स्थायी पौने के अंतर्गत आती है। दोस्तों स्थायी पौने ये महासागरीय सतह है। क्या है, ये महासागरीय सतह है। कोई पवन जैसे स्थायी पवन दोस्तों यहाँ से जा रही है तो जो महासागरीय जो सतह है वहां से दोस्तों जो महासागरीय जल है उनको भी अपने साथ में
ले जाती है। जो पवन है स्थायी पवन है, ये महासागरीय जल है, सतह है महासागरीय जल का सतह है। जो महासागरीय जल है यहाँ वो जो स्थायी पवन चलती है तो साथ में जो महासागरीय जल है उनको भी अपने साथ में ले जाती है, जिस स्थायी पवन जल को ले जाती है। तो कभी कभी इससे भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। दोस्तों समझ में आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां प्रचलित पवन, इसे स्थायी पवन भी कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया। दोस्तों जो महासागरीय धाराओं का जो उत्पत्ति का कारण थे 5 कारण थे दोस्तों, वो 5 कारण हमने देख लिए हैं। दोस्तों समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं के कितने प्रकार है, पहले उत्पत्ति के कारण देखे जाए, अब जो महासागरीय धाराओं के कितने प्रकार है वो हम देखेंगे। दोस्तों एक होती है गर्म महासागरीय धाराएं, क्या गर्म महासागरीय धाराएं। दूसरी होती है ठंडी महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं। दोस्तों ये हमारे समझो दोस्तों, ये हमारी पूरी पृथ्वी दोस्तों, जिनको 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और इस साइड है दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो दोस्तों ये है यहाँ भूमध्य रेखा और ये है यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, यहाँ उत्तरी ध्रुव और ये यहाँ दक्षिणी ध्रुव। ये है दोस्तों भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दोस्तों तापमान अधिक होता है। क्या होता है? भूमध्य रेखा पर दोस्तों तापमान अधिक होता है और ध्रुव पर, जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव दोनों पर तापमान कम होता है। क्या होता है? तापमान कम होता है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव पर तापमान कम और दक्षिण ध्रुव पर भी तापमान कम होता है। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है दोस्तों। जो भूमध्य रेखा से जो उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जो धाराएं चलती है वो गर्म धाराएं कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्म धाराएं। ये गर्म धाराएं दोस्तों और ये है दोस्तों ठंडी। दोस्तों जो भूमध्य रेखा है उससे उत्तरी ध्रुव की ओर जो धाराएं चलती है वह कहलाती है दोस्तों गर्म धाराएं। और जो दोनों गोलार्धों में, दक्षिण गोलार्ध में दोस्तों जो दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जो धाराएं चलती है वह गर्म धाराएं कहलाती है। और दक्षिण गोलार्ध में भी जो भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जो धाराएं चलती है उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जो धारा चलती है वह कहलाती है दोस्तों ठंडी धारा, ठंडी महासागरीय धाराएं, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध में हो या चाहे दक्षिण गोलार्ध में दोस्तों। और यहाँ से दक्षिण ध्रुव से जो भूमध्य रेखा की ओर जो धारा चलती है वह कहलाती है दोस्तों ठंडी महासागरीय धाराएं। दोस्तों समझ में आ गया। ये गर्म धाराएं हैं, गर्म महासागरीय धाराएं हैं, ये भी गर्म महासागरीय धारा है, ये ठंडी महासागरीय धारा है और ये भी ठंडी महासागरीय धारा। गर्म महासागरीय धारा जो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है और जो उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है वह कहलाती है दोस्तों ठंडी महासागरीय धारा। दोस्तों समझ में आ गया। महासागरीय धाराओं कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है। 2 प्रकार है, गर्म महासागरीय धारा है और ठंडी महासागरीय धारा है। दोस्तों समझ में आ गया। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को हम कहते हैं निम्न अक्षांश, ये 0 है दोस्तों। भूमध्य रेखा 0 है तो हम कहेंगे निम्न अक्षांश। और ये उत्तरी ध्रुव है, इसे उच्च अक्षांश कहेंगे। ये दक्षिण ध्रुव है, इसे भी उच्च अक्षांश कहेंगे। दोस्तों समझ में आ गया। दोस्तों अब हम गर्म धाराओं और ठंडी धाराओं के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों समझ में आ गया। गर्म धाराएं पहले हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। क्या होती है? ये
भूमध्य रेखा से दोस्तों ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ये ध्रुव दोस्तों उनकी तरफ प्रभावित हो रही है दोस्तों गर्म रेखा, गर्म धारा दोस्तों। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ये ध्रुव भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है दोस्तों गर्म धारा है। ये भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुवों की ओर, या तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर प्रभावित होती है दोस्तों गर्म धारा है दोस्तों। समझ में आ गया। दूसरा ये है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रभावित होती है। मतलब दोस्तों ये निम्न अक्षांश है भूमध्य रेखा और ये है उच्च अक्षांश। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रभावित होती है। ये निम्न अक्षांश है, उसकी तरफ पर उच्च अक्षांश की ओर प्रभावित हो रही है दोस्तों गर्म धारा दोस्तों। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है हमारा, यह जिन क्षेत्रों से गुजरती है उसके तापमान में वृद्धि करती है। क्या करती है दोस्तों जो गर्म धारा है दोस्तों वृद्धि क्या करती है, वृद्धि करती है। जो गर्म धारा है जिन क्षेत्रों से गुजरती है उसके तापमान, जो क्षेत्र है वहां के तापमान में वृद्धि करती है। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम ठंडी धाराओं के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट ये ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है दोस्तों। ये ध्रुव है, वहां से मैं इसको लाल मार्कर से दिखा देता हूँ दोस्तों। यह दोस्तों ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है। तो ध्रुव ये भूमध्य रेखा है, ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है दोस्तों ठंडी धाराएं। ध्रुव है, उन ध्रुवों की ओर से, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित हो रही है दोस्तों हमारी ठंडी धाराएं। यह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होती है। यह उच्च अक्षांश है दोस्तों और यह है निम्न अक्षांश। ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होती है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होती है दोस्तों ठंडी धारा है। या तो भूमध्य रेखा को या निम्न अक्षांश। भूमध्य रेखा को हम कहते हैं निम्न अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को कहते हैं उच्च अक्षांश और दक्षिण ध्रुव को भी उच्च अक्षांश कहते हैं दोस्तों यह ठंडी धारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होती है। यह जिन ठंडी धारा जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है उसके तापमान में कमी करती जाती है। क्या करती है, वृद्धि करती है और यहाँ कमी करती है। ठंडी धारा गर्म धारा वृद्धि करती है, जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहां वृद्धि करती है, और ठंडी धारा जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहां तापमान में क्या करती है, कमी करती है। दोस्तों समझ में आ गया गर्म धाराओं के बारे में और ठंडी धाराओं के बारे में समझ में आ गया। इनको हम ऐसे भी समझते हैं दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यह गर्म धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। यह निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर प्रभावित होती है और यह जिन क्षेत्रों से गुजरती है उसके तापमान में वृद्धि करती है। और ठंडी धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होती है और तापमान में कमी करती जाती है। जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहां के क्षेत्र के तापमान में कमी करती जाती है। दोस्तों समझ में आ गया। ये भूमध्य रेखा है, उसे निम्न अक्षांश कहते हैं, कह रहे हैं। उत्तरी ध्रुव को उच्च अक्षांश कहते हैं और दक्षिण ध्रुव को भी उच्च अक्षांश। ये हमारी गर्म धाराएं हैं, ये ठंडी धारा ये गर्म धाराएं हैं, ये और ये ठंडी धारा है। दोस्तों समझ में आ गया। दोस्तों गर्म धारा के बारे में दोस्तों ये सब देखा। इसके अपोजिट मतलब उल्टा कर देते हैं दोस्तों ठंडी धारा को दोस्तों, जिससे आपको अच्छे से बन जाएगा दोस्तों। जैसे ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रभावित होती है, ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर उल्टा। जैसे ये निम्न अक्षांशों की उच्च अक्षांशों की ओर गुजरती है, यह उच्च अक्षांशों की निम्न अक्षांशों की ओर गुजरती है। यह जिन क्षेत्रों से गुजरती है उसके तापमान में वृद्धि करती है, ये तापमान में कमी करती है। दोस्तों कौन सी धारा है, ठंडी धारा है और ये गर्म धारा है। दोस्तों समझ में आ गया। दोस्तों अब दोस्तों महासागरीय धाराओं की दिशा
क्या है, महासागरीय धाराओं की दिशा। दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हुई है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हुई है। और जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है ये कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो दोस्तों एक बल की उत्पत्ति होती है। उस बल का नाम है अपकेंद्र बल। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो अपकेंद्र बल की उत्पत्ति होती है। दोस्तों अपकेंद्र बल की सर्वप्रथम खोज कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन सी वैज्ञानिक ने की थी? कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपकेंद्र बल की खोज की थी। कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम दे दिया दोस्तों कोरियोलिस बल। क्या नाम रख दिया? कोरियोलिस बल। दोस्तों समझ में आ गया कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो अपकेंद्र बल की उत्पत्ति होती है। अपकेंद्र बल की सबसे पहले खोज कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम कोरियोलिस बल रख दिया। दोस्तों समझ में आ गया। अब दोस्तों एक फेरल नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या दिया? फेरल का नियम दिया। फेरल का नियम यह दिया कि कोरियोलिस बल के कारण महासागरीय धाराएं, क्या कोरियोलिस बल के कारण जो महासागरीय धाराएं हैं ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। ये नियम दिया था दोस्तों, इसे फेरल का नियम कहते हैं। कौन से वैज्ञानिक ने? फेरल नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि कोरियोलिस बल के कारण महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर घूम जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। दोस्तों समझ में आ गया। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है और ये दक्षिण गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिण गोलार्ध। दोस्तों तो दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दाईं ओर घूम जाती है। दोस्तों जो महासागरीय धाराएं हैं ये कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती है। तो दोस्तों यहाँ से कोई धारा महासागरीय धारा चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में, तो वह किस साइड घूम जाती है? दोस्तों दाईं ओर घूम जाती है। उसको जाना सीधे था, परंतु कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ से कोई महासागरीय धारा चल रही है तो वह कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर घूम जाती है। दोस्तों समझ में आ गया। और यहाँ से कोई चल रही है महासागरीय धाराएं तो वह भी दाईं ओर घूम जाती है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। उसको जाना सीधे था परंतु कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर घूम जाती है। दोस्तों समझ में आ गया। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती है दोस्तों महासागरीय धाराएं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। तो दोस्तों यहाँ से भूमध्य रेखा से कोई धारा चल रही है तो वह सीधे जाने के बजाय दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण बाईं ओर घूम जाती है। दोस्तों कैसे घूम जाती है? बाईं ओर इसको, और यहाँ से कोई धारा चल रही है तो वह उसको जाना सीधे था परंतु वह कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। दोस्तों समझ में आ गया। इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्पत्ति महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हुई है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो अपकेंद्र बल की उत्पत्ति होती है। दोस्तों फिर अपकेंद्र बल की सर्वप्रथम खोज कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसका नाम रख दिया कोरियोलिस बल। फिर एक फेरल नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने फेरल का नियम दिया। फेरल का नियम यह दिया कि कोरियोलिस बल के कारण महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। दोस्तों समझ में आ गया। दोस्तों क्या उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। दोस्तों महासागरीय धाराएं कोरियोलिस बल के कारण। दोस्तों समझ में आ गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों और आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। दोस्तों
तो दोस्तों मिलते हैं कल महासागर धाराओं के पार्ट 2 में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।